नमः संस्कृताय विद्यामृतपानेच्छुकान् सर्वान् छात्रान् दर्शकान् च सादरम नौमि इजी स्टडी के इस मंच पर। और मैं हूं पंकज कोदियाल। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे सौर मंडल में पृथ्वी, और जो आज हमारा चर्चा का विषय होगा वो पृथ्वी होगा, चंद्रमा होगा, उपग्रह होगा और क्षुद्र ग्रह। ये चार विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए पृथ्वी से अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। इसमें जो पहला बिंदु बनता है दोस्त, देखिएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। कौन? पृथ्वी। ध्यान से देखना दोस्त, यह अपना सन है, यानी कि सूर्य। यह अपना सूर्य है और सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है, यानी कि अपनी अर्थ तीसरा ग्रह है। तो एक चीज हम समझ में गए हैं, सूर्य से डिस्टेंस के अनुसार, दूरी के अनुसार पृथ्वी का जो स्थान है वो तीसरे नंबर का है। तीसरे नंबर का यह स्थान है पृथ्वी का। ठीक है दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। और सौर मंडल में पांचवा बड़ा ग्रह है कौन? पृथ्वी। तो देखना दोस्त, सौर मंडल में पांचवा बड़ा ग्रह कौन है? अपनी पृथ्वी है। तो देखना दोस्तों, सबसे बड़ा जो सौर मंडल का ग्रह है वो बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण, फिर वरुण। उसके बाद जो ग्रह बड़े में आता है, बड़े आकार में आता है, वो अपनी अर्थ आती है, पृथ्वी आती है। तो एक चीज हम समझ गए हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार जो पृथ्वी का स्थान है वो तीसरे नंबर का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सौर मंडल में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस के बाद अपनी पृथ्वी का नंबर आता है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आगे समझते हैं। आकार में इसको भू-आप कहा जाता है। तो देखना दोस्त, बड़े ध्यान से सुनना, अपनी जो पृथ्वी है ना, वो पूरी तरह से गोल ना होकर इसका अपना एक आकार है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल ना होकर इसका अपना एक आकार है, जिसको भू-आप कहा जाता है। जिसको भू-आप कहा जाता है। भू-आप क्यों कहा जाता है दोस्त? आकार गोल नहीं है, लेकिन इसका अपना एक आकार है, जिसको भू-आप कहा जाता है। तो देखना दोस्त, बेसिकली जो हमारी पृथ्वी है पूरी तरह गोल नहीं है, तो हम ये समझ चुके हैं। लेकिन ये दोनों पोलों से, दोनों ध्रुवों से चपटी हुई है, इसीलिए इसको भू-आप कहा जाता है। इसका अपना एक आकार है, जिसको भू-आप कहा जाता है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, कैसी, अगर दोनों ध्रुवों से चपटी है तो कैसे दिखती होगी हमारी पृथ्वी। तो देखना दोस्त, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, और दोनों ध्रुवों से चपटी हुई है, इसको हमने जाना। तो कुछ इस तरीके से हमारी पृथ्वी होगी मेरे दोस्त। कुछ इस तरीके से हमारी अर्थ दिखती होगी। तो हम समझ गए हैं इसको भू-आप क्यों कहा जाता है। ये दोनों ध्रुवों से चपटी है, इसीलिए इसको भू-आप कहा जाता है। इसीलिए इसको हम भू-आप समझते हैं। ठीक है दोस्त, अगला बिंदु देखते हैं। अद्भुत ग्रह इसको क्यों कहा जाता है? तो सुनना, जीवन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही इसको अद्भुत ग्रह जाना जाता है, कहा जाता है। सबसे अद्भुत ग्रह अंतरिक्ष का इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है, जीवन की अपार संभावनाएं होने के कारण इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। दोस्त, यहाँ एक शब्द और दे रहा हूं, गोल्डीलॉक जोन। पूर्व की कक्षा में चर्चा किया था। गोल्डीलॉक जोन किसको कहते हैं? अंतरिक्ष का वह स्थान जहां पर जीवन संभव हो, जीवन की संभावनाएं हो, उसको गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। इस शब्द को याद रखिएगा दोस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो बिंदु है, नीला ग्रह। पानी की अधिकता होने के कारण, अत्यधिक पानी होने के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो पानी कितना है मेरे दोस्त? 2/3 पानी हमारी अर्थ पे पानी है इतना। अब देखते हैं नीला ग्रह ये कहाँ से दिखता है।
तो अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का जो रंग होता है वो नीला होता है। और नीला किस कारण होता है? पानी की अधिकता होने के कारण इसका रंग नीला हो जाता है। ये रिफ्लेक्शन के कारण नीला दिखाई जाता है, दिखाई देता है। ये हम आगे विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो दोस्त अब हम समझ गए हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ये तीसरे नंबर पे है और सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। एक पॉइंट हमने जाना। दूसरा हमने जाना इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। गोलाकार नहीं है, गोलाकार नहीं है अपनी अर्थ, इसको भू-आप कहा जाता है। क्यों इसको भू-आप कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों ध्रुवों से चपटी है, इसीलिए इसको भू-आप कहा जाता है। अद्भुत ग्रह है, गोल्डीलॉक जोन इसको कहा जाता है। अद्भुत ग्रह इसीलिए कहा जाता है, जीवन की अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण ही सबसे अद्भुत ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है और नीला ग्रह इसको कहते हैं। ठीक है, अब टाइम है चंद्रमा के विषय में बात करने का। अब समय है चंद्रमा के विषय में बात करने का। तो दोस्त इसमें जो पहला बिंदु है बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। पृथ्वी का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्त ये प्राकृतिक को याद रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक को याद रखिएगा। पृथ्वी का केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। ठीक हो गया दोस्त, समझ ली, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब जानते हैं दूरी के विषय में। अब बात करते हैं दूरी के विषय में कि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है। ये इसीलिए जरूरी हो जाता है, आज दुनिया भर की जितनी भी स्पेस एजेंसियां हैं वो चंद्रमा के विषय में काम कर रही हैं, चंद्रमा पे डेवलप कर रही हैं, विकास कर रही हैं। इसीलिए दूरी को जानना जरूरी हो जाता है मेरे दोस्त। अब देखते हैं पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो 3,84,400 किलोमीटर इसकी दूरी है पृथ्वी से। चंद्रमा की जो दूरी हो गई 3,84,400 किलोमीटर दूरी हो गई है। बड़ा सिंपल है, समझ लिए हैं। अब 27 दिन में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। कौन? चंद्रमा। देखते हैं दोस्त, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आपको तो पता ही है कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य का एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इनको ग्रह कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। और पृथ्वी भी एक ग्रह है, यानी कि पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से उपग्रह वो होंगे जो ग्रहों के एक निश्चित पथ पर चक्कर लगा रहे हों, उनको उपग्रह कहा जाएगा। और चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। कौन? अपना चंद्रमा। ठीक हो गया। अब ये जो चक्कर लगाता है ना पृथ्वी का, वो लगभग 27 दिन में पूरा करता है। दोस्त यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब देखना, ध्यान से देखना, अपने अक्ष पर चंद्रमा, ये चंद्रमा है, अपने अक्ष पर घूमने में लगभग इतने ही दिनों का ये समय लेता है, यानी कि 27 दिन का समय ये अपने अक्ष पर घूमने का लेता है। ठीक है दोस्त, इतना भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझ गए हैं 27 दिन में ही पृथ्वी का चक्कर लगा पाता है और 27 दिनों में ही अपने अक्ष पर घूम पाता है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ एक चीज बाहर निकल के आ जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी कारण चंद्रमा का 27 दिनों में चक्कर लगाना और 27 दिनों में ही अपनी अक्ष पर घूम जाना, इसी कारण पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, एक ही भाग दिखाई देता है। मेरे दोस्त इसको बड़ा समझना। इसी कारण चंद्रमा 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगा पाता है और 27 दिनों में ही अपने अक्ष पर घूम पाता है। इसी कारण पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग हमें दिखाई देता है। इसको और समझते हैं। कारण क्या है? पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का परिक्रमण गति और अक्षीय घूर्णन गति एक समान ही है। पृथ्वी के सापेक्ष इसकी परिक्रमण गति भी है और अक्षीय घूर्णन इसके पृथ्वी के समान है। इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा का एक हिस्सा दिखाई देता है, एक ही भाग दिखाई देता है। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं
इसको समझते हैं और सरल तरीके से। कुछ इस तरीके से देखना दोस्त, कुछ इस तरीके से ये अपनी अर्थ है, ये अपना मून है। कुछ इस तरीके से घूमते हैं पृथ्वी और चंद्रमा। इसी कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्यों चंद्रमा का पृथ्वी से दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई देता है, ये स्पष्ट हो गया है। इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य बाहर निकल के आ जाता है मेरे दोस्त, तो देखना 21 जुलाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण तथ्य है। 21 जुलाई सन 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर उतरे। पहले व्यक्ति थे ये, सबसे पहले 21 जुलाई सन 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर उतरे। अब हम जान गए हैं चंद्रमा के विषय में, अब समय है उपग्रहों के विषय में बात करने का। तो देखते हैं दोस्त उपग्रह क्या होते हैं। हमने पूर्व में बात कर ली है ना कि जो उपग्रह वही होगा जो ग्रहों के एक निश्चित पथ पे चक्कर लगाएगा, ये उपग्रह कहलाएंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण एक और तथ्य बाहर निकल के आ जाता है, शनि के पास सबसे अधिक अपने प्राकृतिक उपग्रह हैं। याद रखना दोस्त, केवल शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके पास प्राकृतिक उपग्रह सबसे अधिक हैं। ठीक है दोस्त, अब हम उपग्रहों को भी समझ गए, उपग्रह क्या होते हैं। अब हम यहीं से एक और चीज जानेंगे जिसका नाम है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह, लिख देता हूं दोस्त, मानव निर्मित उपग्रह। ये क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। मानवों के द्वारा बनाए गए या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए जो उपग्रह होते हैं उनको कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है या मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। ये रॉकेट के माध्यम से, मिसाइलों के माध्यम से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। ये रॉकेटों के माध्यम से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं और इनका काम क्या होता है मेरे दोस्त, ब्रह्मांड की जानकारी लेना, ब्रह्मांड की महत्वपूर्ण जानकारियों को अवशोषित करना, लेना और पृथ्वी पे संचार का जो माध्यम होता है उसको चलाना, इनका काम होता है। कुछ उनमें से जो महत्वपूर्ण अपनी सैटेलाइटें हैं, जैसे इनसैट हो गई, IRS हो गई और एडुसेट इत्यादि, ये पृथ्वी की महत्वपूर्ण सैटेलाइटों में से कुछ हैं। अब हम जान लिए हैं कि उपग्रह भी दो होते हैं, एक तो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं और एक जो होते हैं मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। और उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं एक निश्चित पथ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, आप समझ चुके हैं। अब जानेंगे क्षुद्र ग्रहों के बारे में। ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, कहाँ होते हैं और क्यों इनको ग्रहों की संज्ञा दी है। मेरे दोस्त क्षुद्र तो कहा है, इसको देखना, क्षुद्र तो कहा है लेकिन साथ में इसको ग्रह भी कहा है। अब इसको ग्रह कह दिया, हमने पूर्व में पढ़ा था ग्रह वह होगा जो एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार में सूर्य का चक्कर लगाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, निश्चित दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाएगा। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, किसे कहा जाता है, बिंदुवार समझेंगे। पहला, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त, ध्यान से सुनना, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त जो आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगा रहे हों या लगाते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो एक चीज हम समझ में गए, ये कहाँ पाए जाते हैं, हमने पूर्व में बात की थी, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। याद रखना दोस्त, क्षुद्र ग्रह अपने एक निश्चित पथ पर, इनकी अपना एक रास्ता है, अपना एक रास्ता है, उस पथ पर ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
ये तो एक बात हो गई, ये क्षुद्र ग्रह कहलाएंगे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है, कहाँ से ये छोटे छोटे पिंड आए, कहाँ से ये मंगल और बृहस्पति के बीच में आके बैठ गए। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पे एक ग्रह हुआ करता था। ध्यान देखना दोस्त, यहाँ पे एक ग्रह हुआ करता था और वो किसी कारण से विस्फोट हो गया, फूट गया, फट गया, और उसका जो मल है वो आज भी अपनी ही कक्षा में, यानी कि उस ग्रह की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, जो आज भी वहां पे स्थित है। ठीक है दोस्त, अब हम समझ गए थे क्षुद्र ग्रह कौन हुए। एक वो ग्रह था, किसी ही साल आज से बहुत पहले वो फूट गया और उसका जो मलबा है वो उस ग्रह की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसी कारण इसको ग्रह की संज्ञा दी है, क्योंकि ग्रह तो ये आज भी है, लेकिन अब ये टूट गया है, बट गया है, छोटे छोटे पिंडों में ये बन गया है। तो दोस्त आज का जो हमने ये पढ़ा, इसको क्विक रिवीजन करते हैं, बड़े शीघ्र से जानते हैं, पहचानते हैं। हमने पृथ्वी के विषय में जाना, जो सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पे आती है, और सौर मंडल में 5वां बड़ा ग्रह अपनी पृथ्वी है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बाद अपनी पृथ्वी आती है। इसको भूभाग कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ध्रुवों से चपटी है, इसको भूभाग कहा जाता है। ये नीले रंग की है, क्यों है? क्योंकि इसमें अत्यधिक जल भरा हुआ है, 2/3 जल यहाँ पे है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। चंद्रमा के विषय में जाना कि चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी दूरी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है। और अंतिम जो हमने जाना कि ये पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। और जो महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने योग्य जो बात हमने यहाँ जानी कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग नामक के व्यक्ति हुए जो पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतरे। अंतिम में उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, वो उपग्रह होते हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य हमने जाना कि शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं। फिर हमने उपग्रह का दूसरा भाग जाना कि मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं, जिनको कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं, मिसाइलों, रॉकेटों के माध्यम से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। और इनका काम ब्रह्मांड की जानकारी एक, और दूसरा पृथ्वी पे संचार का जो माध्यम होता है उसको चलाना होता है। ये हमने जाना। अंतिम में हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह वो होते हैं जो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जो आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जो कि मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है आज से करोड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पे कोई ग्रह था और वो किसी कारण से विस्फोट हुआ, फटा, उसका ही मलबा आज उस ग्रह की कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। यह सब आज हमने इस कक्षा में जाना। ठीक है दोस्त, अंतिम में आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ संस्कृत के अधिक से अधिक छात्रों को जोड़िए। यदि आप हमारे साथ संस्कृत के अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ेंगे तो यकीन रखिए दोस्त, विश्वास रखिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे हम अनेक विषय लेकर आएंगे। व्याकरण विषय, साहित्य, ज्योतिष, ये सारे जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, हम इसको विस्तार पूर्वक और बड़ी सरल विधि के माध्यम से इस मंच पर चलाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और अंतिम में यदि आप हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इजी स्टडी नाम से एक चैनल बना हुआ है, वहां आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लेक्चर के कुछ ही घंटों बाद हम ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं। अतः दोस्त, आप हमारे साथ अधिक से अधिक जुड़िए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि पीडीएफ के साथ आप जब लेक्चर लेंगे तो सरलता हो जाएगी चीज़ों को समझने में। अतः जयतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादाः।